Hello students, today I will discuss few problems on the topic that in the previous lecture I have discussed. The topic was regression analysis, in which we discussed about the linear regression and the lines of regression x on y and y on x, and we have seen few properties also. Now today आज हम जो है इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो देखिए, पहला एक प्रॉब्लम ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, लगभग 10 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में। अगर आपका 100 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर बनता है तो 10 मार्क्स में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, पहला प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स एज एक्स इन ईयर्स ऑफ कार्स एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वाई इन 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर आप जल्दबाजी में ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आप सही निकालेंगे, लेकिन डिजिट सही नहीं लिख के आएंगे, तो उसी की वजह से आपके 1-2 मार्क्स कट जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 100 यूनिट्स पे जरूर ध्यान दिया करिए, क्या यूनिट्स दी गई हैं। तो एज दी है ईयर्स में, और जो कॉस्ट दी है किसी कार की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो दी गई है वो रुपीज़ में आपको दी गई है, ठीक है। और एज उसकी ईयर है। मान लीजिए पहले साल में, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पहले साल में जो गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 15 और साथ में 100 है, मतलब समझ लीजिएगा 100 में है ये। तो पहले साल में जो कार की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 1500 रुपये है, 1500 रुपीज़। तीसरे साल में जो है कार की मेंटेनेंस कॉस्ट वो 1800 रुपीज़ है। पाँचवें साल में कार की मेंटेनेंस कॉस्ट 2100 है, 2100 रुपये। सातवें साल में 2300 रुपये हो गई है ना। और 9वें साल में जाके, उस 9 साल पुरानी गाड़ी है तो 9वें साल में उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लगभग 2200 रुपीज़, 2200 रुपये आ रही है। अब हमें क्या करना है, सॉरी, एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ 4-year old कार आफ्टर फाइंडिंग अ रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखिए, आप इसमें से 4 साल पुरानी गाड़ी के लिए कह रहा है, 4 साल पुरानी कार है। अब देखिए, आपको तीसरे साल पे कॉस्ट दे रहा है, तीसरे साल के लिए क्या कॉस्ट आएगी, और 5वें साल की दी, लेकिन चौथे साल में क्या खर्चा आएगा हमें नहीं पता। लेकिन ये तो तय है, जो टेबल है उससे ये पता चल रहा है कि 1800 और 2100 रुपये के बीच में ही आएगी वैल्यू, ना तो 1800 से कम हो सकती है, ना 2100 से ज़्यादा होगी। तो अब हमें यहाँ पे बताना है, प्रेडिक्ट करना है, ये जो डेटा दिया है ये रिलेशन ही है, ये एक्स और वाई का, इसके थ्रू ही हमें रिलेशन मिलेगा, वो फंक्शनल रिलेशनशिप मिलेगी, मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगी एक्स और वाई के बीच में, जिसके थ्रू हम ये बता पाएंगे कि अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन तो 2 आती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी निकालनी है, x ऑन y निकालनी है कि y ऑन x। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने आपसे क्या कहा था कि जो चीज़ निकालनी है वो डिपेंडेंट हो जाएगी, और जो दिया है जिसकी हेल्प से निकालेंगे वो इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है 4 साल पुरानी जो कार है उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, यानी x की वैल्यू। देखो, ईयर्स में जो डेटा दिया है वो x का है, वो दिया है 4। अगर x दिया है 4 तो y पता करना है क्या है। तो इसका मतलब x पता है और y निकालना है, यानी रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी y ऑन x। हमें क्या निकालना है, हमें y निकालना है, y निकालना है, और किसके थ्रू निकालेंगे, x के थ्रू। तो इक्वेशन क्या चलेगी, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ये वाली हमें निकालनी है, हमें दोनों नहीं निकालनी है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें दोनों फाइंड करनी है, हमें वो दोनों काम नहीं करना, हमें सिर्फ कॉस्ट निकालनी है। कार की कॉस्ट हमने वाई से रिप्रेजेंट की है कि कार का जो खर्चा है वो क्या आएगा, मेंटेनेंस का खर्चा क्या आएगा, जब एक्स की वैल्यू चौथे साल में, यानी चौथे साल में जब हमारी कार 3 साल पुरानी हो चुकी है, चौथे साल में आ गई है, तो चौथे साल में हमें टोटल जो मेंटेनेंस कार का कराना है उस पर क्या खर्चा आएगा, हमें वाई निकालना है विद द हेल्प ऑफ एक्स, यानी वाई ऑन एक्स वाली लाइन हमें ये सॉल्व करना है। और यहाँ से हम जब x की वैल्यू, ये पहले इक्वेशन निकालेंगे और फिर जब ये आ जाएगी तो उसमें x की वैल्यू 4 रख देंगे तो आपको कॉस्ट y मिल जाएगी। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या है, आपको देखिए x की वैल्यू लिख ली मैंने, 1 3 5 7 9, y की वैल्यू लिख ली 15 18 21 23 22, ठीक है। तो सिग्मा x मिल जाएगा, सिग्मा y मिल जाएगा। आपको याद होगा यहाँ पे जो रिग्रेशन इक्वेशन हमको पता चल गया ये निकालना है, तो इसमें क्या क्या निकालना है, हमें x बार निकालना पड़ेगा, मैंने बताया है आपको y बार निकालना पड़ेगा, और हमें साथ ही साथ रिग्रेशन कोफिशिएंट जो बी वाई एक्स है वो भी निकालना पड़ेगा। 3 चीज़ें निकालनी है। x बार तो सिंपली मीन है, x की वैल्यूज़ को जोड़ के जितनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड कर दीजिए टोटल वैल्यूज से, वाई बार भी निकल जाएगा, मीन है। और बी वाई एक्स निकालने के फॉर्मूले आपको पता है, 2 फॉर्मूले बताए थे, दूसरा वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको आर तो दिया नहीं है, कोएफिशिएंट तो पता नहीं है, तो हम आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स वो हम लगा नहीं सकते। तो हम दूसरा फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा ऑफ बाद में एक्स है ना, तो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, ठीक है। तो पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में
हमें क्या क्या चाहिए देख लीजिए। जो वैल्यू चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए क्योंकि एक्स बार निकालने के लिए हमें चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए वाई बार निकालने के लिए, और जो बी वाई एक्स हमें निकालना पड़ेगा, बी वाई एक्स के लिए ये वैल्यू चाहिए, एक्स इंटू वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर चलेगा, याद है ना। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, देखिए फॉर्मूला ये था, अगर आपको नहीं याद है तो आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला था आपका, ये देखिए बी वाई एक्स, डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर चल रहा है, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा का एक्स स्क्वायर का सिग्मा चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर्स को जोड़ना है, और फिर एक्स इंटू वाई चाहिए, इतनी चीज़ चाहिए, जितनी चाहिए बस उतनी ही टेबल आप यहाँ पे हमने देखिए बना दी। एक्स का सिग्मा हो गया, सिग्मा वाई हो गया, सिग्मा एक्स वाई हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो, तो ये सारी वैल्यूज़ आप निकाल लीजिए, एक्स इंटू वाई करते चले जाइए, वैल्यू आ जाएंगे, सम कर लीजिए, वाई का सिग्मा निकाला, एक्स को जोड़ लिया, वाई को जोड़ा, एक्स इंटू वाई निकाला, एक्स का स्क्वायर्स कर दिया क्योंकि एक्स के स्क्वायर चाहिए था, सिग्मा एक ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 3 3 9, 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये वैल्यूज़ आ गई, चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हमें चाहिए उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये आपको वैल्यूज़ दिख रही थी, ठीक है, क्या दिख रहा था, n इज इक्वल टू 5 है, एक्स बार की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स एक्स बार, अच्छा n का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई की टोटल वैल्यू जो थी वो आपको 5 दी थी, और 5 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, तो आप देख लीजिए एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पाँचवा पेयर, तो n की वैल्यू 5 हो गई, 5 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी गई हैं, तो इसलिए n की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो x बार क्या हो जाएगा, x बार आपको दिख रहा है, x बार आपका हो गया सिग्मा एक्स अपॉन एन, 25/5 5 आ गया, ऐसे वाई बार निकाल लिया, सिग्मा वाई अपॉन एन 99/5 दैट इज 19.8, बी वाई एक्स निकालिए, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, वैल्यू सारी रख दीजिए, पहले न्यूमरेटर अलग सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करिए, फिर डिवाइड कर दिए दोनों को, तो 0.95 देखिए हमने कॉल सॉल्व करके निकाल दिया, बी वाई एक्स आ गया हमारा 0.95, ओके। अब यहाँ देख ले तो रिग्रेशन लाइन की क्वेश्चन आपको पता है, वाई ऑन एक्स लिख लीजिए, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार लिख लिया, तो वाई माइनस वाई बार की वैल्यू रखिए, वाई बार आपने ऊपर निकाला 19.8, एक्स बार है 5, तो वाई बार रख दिया, बी वाई एक्स ये निकाला 0.95, एक्स माइनस एक्स बार क्या था 5 था, वो रख दीजिए 5 एक्स बार की जगह पे, ठीक, बी वाई एक्स रख दिया, ये 0.95 ये इस जगह पर रखा, ऐसे आगे बस यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, माइनस का 19.8 इधर भेज दीजिए, 0.95 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट खोल के, तो ये माइनस वाली चीज़ उधर आएगी प्लस में, और ये इधर माइनस में बनेगा, -5 इंटू 0.95, तो वो माइनस वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में सब, ये जब उधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या बचा देखिए 15.05, तो y की वैल्यू आ गई, ये रिग्रेशन इक्वेशन बन गई हमारी y ऑन x के लिए, y की वैल्यू निकाल, अब इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप निकाल सकते हैं, तो आपको चौथे साल में निकालना है कार की मेंटेनेंस कॉस्ट, तो हम x बराबर 4 रख देंगे, इस इक्वेशन में रख दीजिए y बराबर 0.95 इंटू है 4 प्लस 15.5 15.05 सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 18.85 आया। अब ये आया 0.55 100 रुपीज़ में, याद रखिएगा 100 रुपीज़ में डेटा दिया था, तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो फाइनल रिजल्ट रुपीज़ में आएगा, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1885 यानी 1885, तो देख लीजिए ये लगभग 1900 के आसपास आ गया। आपको याद है तीसरे साल में जो कॉस्ट थी वो आपको कितनी दी गई थी, तीसरे साल में कॉस्ट थी हमारे पास 1800 और पाँचवें साल में 2100, तो ये लगभग 1900 के बाद बीच वैल्यू आई, देख लीजिए दोनों के बीच में आ रही है वैल्यू, तो हमारा आंसर सही है। इसे भी आप आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच ही में आनी चाहिए थी चौथे साल के लिए कॉस्ट, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक अगला सवाल देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है, इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ अ कोरिलेशन डेटा द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर लेजिबल। तो है क्या कि कोई एक लेबोरेटरी है, मान लीजिए वहाँ पे किसी वजह से वो थोड़ा सा वो डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई लेबोरेटरी किसी वजह से। अब वो डैमेज होने के बाद किसी कोई हमने एनालिसिस की थी, किसी एनालिसिस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में एनालिसिस की गई होगी उनके कोरिलेशन से रिलेटेड या रिग्रेशन से रिलेटेड। तो अब देखिए क्या हमारे पास डेटा बचा है, कुछ चीज़ें हैं जो जल गई हैं या ख़राब हो गई हैं रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड बचा है। अब जो रिकॉर्ड बचा है वो आपके सामने दिखा, इस क्वेश्चन में दिया गया, क्या क्या दिया है, लेजिबल मतलब जो हमें मिल पा रहा है ठीक से। वेरिएंस ऑफ एक्स हमको दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब आप समझ रहे हैं है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं आप वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना कह रहा है 9 वेरिएंस, यानी सिग्मा और एक्स का स्क्वायर दिया है 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ले लीजिए 9 का, अंडर
√9 का क्या होता है 3, यानी सिग्मा एक्स आपको मिल जाएगा इस डेटा से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मिल जाएगा क्या 3 मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरा देखते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस दी हैं दोनों, तो 2 इक्वेशन दी हैं। अब इसमें एक चीज़ आपके मन में डाउट आएगा कि अब इसमें जैसे 2 इक्वेशन, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन x ऑन y है, कौन सी इक्वेशन y ऑन x है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करना है कि जो पहली इक्वेशन दी है उसको आप y ऑन x वाली मानेंगे, और जो दूसरी इक्वेशन दी है उसको आप x ऑन y वाली ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं पता चला कि कौन सी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली है वो आप y ऑन x लेंगे, और जो दूसरी है उसको आप x ऑन y ट्रीट करेंगे। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y, x बार और y बार। मीन वैल्यूज का मतलब हुआ हमको निकालना है x बार निकालना है और y बार निकालना है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, जो y का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मतलब सिग्मा y निकालना है। सिग्मा x तो दिया है क्वेश्चन में 3 आ रहा है, हमसे कह रहा है सिग्मा y बताइए क्या होगा, ठीक। और इसके अलावा कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है स्मॉल r की भी वैल्यू कह रहा है बताइए। चलिए अब हम लोग निकालते हैं एक एक करके। अच्छा, अब आपको ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम पे बताई दी थी क्या, कि जो दोनों रिग्रेशन लाइन होती हैं, तो x ऑन y और y ऑन x, वो किस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकलती हैं, वो पॉइंट कौन सा होता है, वो मीन पॉइंट होता है x बार और y बार। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम इसी का यूज़ करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे कि x बार और y बार चूँकि दोनों ही लाइन्स, सिंस बोथ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन पास थ्रू दियर मीन, तो ये अब जिस पॉइंट से होके जा रही हैं, मीन से जा रही है ना, तो दोनों ही लाइन मीन से जाती हैं, तो दोनों ही लाइन की इक्वेशंस, अब कोई भी लाइन की इक्वेशन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब आप उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में रख देंगे तो LHS और RHS बराबर होता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब जो मीन पॉइंट x बार y बार है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, दोनों में x बार y बार रख दिया, x की जगह x बार, y की जगह y बार, दोनों इक्वेशन में रख दिया। देखिए रख दिया, तो वी हैव सेटिस्फाई करा दिया। तो x बार, अब यहाँ पे बस एक चीज़, यहाँ पे +66 पहले से इधर था, तो 214 जो दूसरी इक्वेशन में उसको भी हमने बराबर के इधर लिख लिया। आप चाहे तो उधर लिख सकते हैं दोनों का बराबर, या 66 को उधर ले जाइए, या 214 है उसको इधर लेके एक तरफ लेके दोनों में लिख लेना है, ठीक है। ऐसे लिख लिया और x बार y बार से सेटिस्फाई कराया, तो x की जगह x बार कर दिया, y की जगह y बार। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको x बार और y बार मिल जाएगा। तो आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन हमने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। एलिमिनेशन का मतलब हमने क्या किया, ये x बार का कोफिशिएंट क्या 40 है, इसको भी 40 बनाया जा सकता है। देखिए ये 40 है तो इसको भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 जा 40 बन जाएगा। तो हमने पूरी इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद जब दोनों सेम हो जाएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको दूसरी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो देखिए हमारे पास डेटा क्या आया, ये आ गया। देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन इट फ्रॉम इक्वेशन 2, और उसके बाद देन इट मतलब है एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली मैं तो लिखना भूल गया हूँ, एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, देखिए तो ये ऐसे आ गया, और फिर सॉरी ये नीचे लिखी है मैंने इक्वेशन, ये जो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आएगी वो नीचे वाली है, और ये इक्वेशन नंबर 2 थी इनकी, जो 214 लिखा है ना इसमें, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। उसमें से पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, तो पहली इक्वेशन जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना, तो नीचे लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। लिख लिया, 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आई है 40x बार माइनस 50 y बार प्लस 330। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये पहले से प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये पहले से माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचा, 50 प्लस का है तो प्लस का 32 बचा, और ये प्लस का 300, ये सॉरी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 544, इसको उधर भेजिए, 544 डिवाइडेड बाई 32, तो y बार आपका आ गया 70। y बार की वैल्यू उठा के चाहे किसी भी इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी एक में रखिए, इक्वेशन 1 में हमने रख दिया 8x बार माइनस 170, उसमें y बार रखा तो y बार 17 था, 17 से मल्टीप्लाई किया तो 170 आ गया। इस इक्वेशन में देख लीजिएगा, यहाँ पे रख रहे हैं 10y बार वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे रखा है तो ये ऐसे आ गया आपका, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रखे तो आपकी x बार की वैल्यू 13 आ गई। तो पहला तो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया कि x बार भी पता चल गया हमें और हमको y बार भी मिल गया,
ठीक, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया, हमें एक्स बार वाई बार आ गया। दूसरे प्रॉब्लम में क्वेश्चन में कह रहा है वेरिएंस ऑफ वाई निकालना था हमें, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है ना, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल आर निकालना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया, देखिए दोनों लाइन्स ऑफ रिग्रेशन जो है उनको लिख लीजिए आप, दोनों लाइन्स ऑफ रिग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे आप लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा, देखिए पहली इक्वेशन को लिखा, कैसे लिखा याद रखिएगा, वाई ऑन एक्स। हमने बताया था बाई डिफॉल्ट जो पहली इक्वेशन है आप उसको वाई ऑन एक्स ट्रीट कर लीजिए। ये जैसे ये पहली इक्वेशन थी, इसको वाई ऑन एक्स के मान के y बराबर x के फॉर्म में लिखा, और दूसरी इक्वेशन को x ऑन y मान के x बराबर y के फॉर्म में लिखा। तो देखिए ऐसे लिख लिया, ध्यान से देखिए, ये आ गया y बराबर 0.8x प्लस 6.6 और x बराबर 0.45x। ये कहाँ पे x बराबर, ये y में आएगा, सॉरी ये y ऑन x है, ये x ऑन y है, तो ये क्या होगा, ये y होगा। तो ये x ऑन y हो गई, ये y ऑन x हो गई और ये x ऑन y हो गई, लिख लिया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान देंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो रिग्रेशन इक्वेशन लिखते हैं उसमें स्लोप कौन सा पॉइंट होता है, स्लोप होता है ये बी वाई एक्स। और ये कैसे आता है, ये जब आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बी वाई एक्स एक्स से ही तो मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स के साथ जो भी टर्म लिख के आ रहा होगा वो क्या होगा, वो बी वाई एक्स है। वो वाई ऑन एक्स वाली लाइन में जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट आएगा वो उस लाइन का स्लोप है या बी वाई एक्स है। तो देखिए ध्यान से, वाई ऑन एक्स लाइन में एक्स के साथ क्या लिखा है 0.8, तो ये बी वाई एक्स है। और सिमिलरली जो एक्स ऑन वाई वाली लाइन लिखी, एक्स ऑन वाई वाली लाइन में जो एक्स के साथ लिखेंगे वो क्या होगा, इसका रिवर्स होता है ना, एक्स ऑन वाई के लिए आप क्या लिखते हो, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। देख लीजिए, तो अब जो बी एक्स वाई होगा यानी वाई के साथ जो कुछ भी लिखा होगा, वाई के साथ का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, बी एक्स वाई होगा। तो हम y के साथ, अब हम देखेंगे y के साथ क्या है, वही हमारा बी एक्स वाई है। दूसरी लाइन को इक्वेशन देखिए, y के साथ क्या है 0.45, तो ये बी एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे लिखिए हियर इफ इट इज़, मैंने यहाँ बताया हियर इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, मतलब अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई है, वाई ऑन एक्स है, देन वी टेक फर्स्ट वन एज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। बाई डिफॉल्ट जो पहली है उसको वाई ऑन एक्स मानेंगे और दूसरे वाले को एक्स ऑन वाई मानेंगे, वही लिखा मैंने, ठीक है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए, देखिए तो रिग्रेशन कोफिशिएंट और पहली लाइन से वाई ऑन एक्स यानी कि बी वाई एक्स क्या आया 0.8, लिख लिया हमने, एक्स का कोफिशिएंट 0.8, ये क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया इसको। और सिमिलरली दूसरी लाइन से जो रिग्रेशन कोफिशिएंट मिला एक्स ऑन वाई, तो बी एक्स वाई क्या है 0.45, बी एक्स वाई क्या है 0.45, ठीक है। और आपको पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर और बी वाई एक्स वाई में रिलेशन आपको पता है, पहली प्रॉपर्टी जो बताई थी मैंने कि आर स्क्वायर बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है इनके बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब बताया था मैंने आपको याद होगा। देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या होता है बी एक्स वाई बी वाई एक्स, तो आर स्क्वायर मेरे वैल्यू रख दीजिए 0.8 बी एक्स वाई की और बी वाई एक्स की, दोनों वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.36, तो आर बराबर क्या हो गया अंडर रूट 0.36, तो ये अंडर रूट ले लीजिए, ये आ गया 0.6, तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल गया। अच्छा देखिए ये प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आएगा, तो हमने प्लस में क्यों लिया, क्योंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव थे, तो हमने माइनस साइन नहीं लिया। आर इज टेकन, देखिए लिखा है मैंने, आर इज टेकन पॉजिटिव बिकॉज बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव। आर हमने इसलिए पॉजिटिव लिया है क्योंकि दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव होते तो आर की वैल्यू माइनस में लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बचा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई निकालना बचा, तो सिग्मा वाई, अब आप किसी भी रिग्रेशन कोफिशिएंट की इक्वेशन को उठा लीजिए, आपको बी वाई एक्स भी पता था, बी एक्स वाई भी पता था, और आपको फॉर्मूला भी याद है, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई किसी का भी निकाल लीजिए, आर के साथ फॉर्मूला आपको याद होगा। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 बी वाई एक्स क्या दिया है 0.8, बी वाई एक्स का फॉर्मूला आर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर पहले y बाद में x, तो ऊपर y नीचे x, यानी r सिग्मा y बाई सिग्मा x बराबर 0.8 हो गया। तो सिग्मा y क्या हो जाएगा, सिग्मा y निकालना है हमें, सिग्मा x पता है 3 हमें पता है, तो सिग्मा y बराबर 0.8 इंटू सिग्मा x अपॉन r, तो सिग्मा एक्स इधर आ गया, आर डिवाइड में आ गया, वैल्यू रख दी, तो सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया 4। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, और ये क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो 10 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, 10 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट हम देख लेते हैं, वो क्या है देख लेते हैं, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन एन एग्जामिनेशन। तो ये कुछ बच्चे हैं क्लास के, किसी पर्टिकुलर क्लास का ये हमारे पास रिजल्ट डेटा आया है, जिसमें 2 सब्जेक्ट का डेटा है, आप मान लेता हूँ आप ही की क्लास के बच्चों का
डेटा है ये कि फिजिक्स में 47.5 उनका मीन है। मीन क्या है फिजिक्स का एक क्लास का, वो है 47.5, और जो मीन यानी एक्स बार, अगर हमने इसको फिजिक्स को एक्स माना तो ये एक्स बार को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स बार, और अगर मैथ्स को हमने वाई मान लिया है तो वाई बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन का मतलब वाई बार हो गया 39.5 और एक्स बार हो गया 47.5, क्योंकि इसको एक्स माना इसको वाई माना तो ये वाई बार हो गया, ये एक्स बार हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको पता चला है कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है आपकी क्लास में फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों के लिए 16.8 है जो डेविएशन आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा एक्स हो गया। ये एक्स माना है ना इसको, तो ये सिग्मा एक्स दिया है, और इसको वाई माना है तो ये सिग्मा वाई दिया 10.8, और साथ ही साथ आपको दे रहा आर इज इक्वल टू 0.95। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी दी, दोनों सब्जेक्ट्स में क्या कोरिलेशन है एक्स और वाई में, फिजिक्स और मैथ में कितना कोरिलेशन है, किसी एक बच्चे के मार्क्स में कितना कोरिलेशन आएगा, है ना। तो फाइंड बोथ रिग्रेशन इक्वेशंस, तो हमसे कह रहा है दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकालिए, y ऑन x x ऑन y, और आल्सो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 30, और हमको ये भी बताना है कि वैल्यू ऑफ y क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी अगर x बराबर 30 है। x बराबर 30 है मतलब किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की अगर मैं बात करूँ, किसी एक इंडिविजुअल बच्चे के अगर क्लास में जो डेटा है उस क्लास में उसके x हमने माना है फिजिक्स को, हाँ अगर किसी बच्चे के फिजिक्स में 30 मार्क्स आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चे के फिजिक्स में अगर 30 मार्क्स आ रहे हैं तो उस बच्चे के मैथ्स में कितने नंबर होंगे, इस डेटा से बिहाफ पे हमें गेस करके हम बताएंगे, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट डेटा बताएंगे, और ये काफ़ी हद तक सही होगा, काफ़ी हद तक, मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक सही होगा कि अगर किसी बच्चे के 30 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके मैथ्स में कितने नहीं, फिजिक्स में 30 तो मैथ्स में कितने आएंगे। अब देख चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स बार देखिए दिया है, मीन दिया था, एक्स बार लिख लीजिए, वाई बार लिख लीजिए, लिख लिया एक्स बार वाई बार। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ये एक्स का है, सिग्मा एक्स दिया है, ये सिग्मा वाई दिया है, देखिए सिग्मा एक्स लिखा, सिग्मा वाई लिया, और इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू दी है 0.95, वो भी लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब बी वाई एक्स की वैल्यू निकाली, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, फॉर्मूला पता था आपको। अब देखिए आर और सिग्मा एक्स अब दिया है तो हम डायरेक्ट बी वाई एक्स निकाल सकते हैं। रिग्रेशन इक्वेशंस में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स बार भी पता है, वाई बार पता है, अब बचा क्या रिग्रेशन इक्वेशन को निकालने के लिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई बचा है, तो बी वाई एक्स आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स लिख लिया, ठीक है, सॉल्व कर लिया, 0.6107। बी एक्स वाई निकाला, आर सिग्मा पहले एक्स बाद में वाई, दैट इज सिग्मा एक्स ऊपर सिग्मा वाई नीचे, वैल्यू रख दी 1.477 आ गया। अब रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल लेते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशंस आपको याद होगी, ये देखिए लिखा हुआ है रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब इसमें तीनों वैल्यू रखिए, एक्स बार की, वाई बार की और बी वाई एक्स रख के फिर वाई को सॉल्व कर लीजिए वाई के लिए। देखिए ये क्वेश्चन बन गई वाई की, ठीक है, वाई ऑन एक्स हो गया। रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई बी वाई माइनस वाई बार। अब इसमें फिर से वैल्यू रखिए एक्स बार की, वाई बार की और बी एक्स वाई की, और इसको एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए क्योंकि एक्स ऑन वाई एक्स निकालना है वाई की हेल्प से। आ गया। अब आपसे कह रहा था कि एक्स बराबर 30 पे वाई निकालना है। अब देखिए इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आपको वाई निकालना है तो वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें वाई डिपेंडेंट हो और एक्स इंडिपेंडेंट हो। तो वाई ऑन एक्स आपको यूज़ करनी है, यानी इक्वेशन 1 यूज़ करनी है जिसमें आपको एक्स पता है, आपको एक्स के फॉर्म में दिया है ना, वाई आपको निकालना है, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है 30, तो रख दीजिए। मतलब फिजिक्स में 30 है तो मैथ्स में कितने नंबर आएंगे, तो फिर रख उठा दीजिए 30 इसमें, यहाँ पर किया, वाई का कैलकुलेशन देखिए क्या रहा है। तो अगर किसी बच्चे के फिजिक्स में 30 मार्क्स है तो मैथ्स में उसके जो नंबर हैं, कोई भी जनरली कोई बच्चा हो सकता है क्लास का, उसके मैथ में लगभग मार्क्स इसके आसपास आने चाहिए 28.81 के आसपास। हो सकता है 29 आए उसके, 27 आए, 30 हो या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली लगभग इसी के आसपास आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 29 आ रही वैल्यू तो बच्चे के नंबर जो है वो 40 पहुँच जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, इसी के आसपास वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये है, आपने देखा कैसे हमने रिग्रेशन में हमें कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह की ही कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, आप फिर कुछ और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको एक एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान है टॉपिक, आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी कोई बहुत कठिन नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसकी और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को भी जिनको मैंने एक्सप्लेन किया आप अपने आप एक बार फिर से लगाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।